Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. Today we are going to discuss some tips and tricks to attempt MCQs, that is multiple choice questions. So before we start, please subscribe to my channel and hit the bell icon. ओके आज का हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स एंड तुक्कास पे जो हम यूज़ कर सकते हैं टू अटेम्प्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. बिफोर वी स्टार्ट, ये ध्यान रखिए कि टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ वी नीड थ्री थिंग्स: हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड लक. हार्ड वर्क हम सब करते हैं, लक डिपेंड करता है, वो हमारे हाथ में नहीं है. एंड द थर्ड इज़ स्मार्ट वर्क. तो स्मार्ट वर्क की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में कि कैसे स्मार्टली हम MCQs को आंसर कर सकते हैं. वीडियो को सिंपल बनाने के लिए मैंने इन चीज़ों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है: स्टेजेस, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड तुक्कास. तो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हम तुक्का कैसे लगा सकते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट इज़ स्टेजेस. स्टेजेस में आने से पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है जो कि हमें करना है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, और वो है कि हमेशा हमें हमारे कंसेप्ट्स क्लियर करने पे ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ याद करने पे. ठीक है, मतलब रटने पे या मगिंग अप पे बिलीव मत करिए, हमेशा कंसेप्ट्स क्लियर करने पे बिलीव करिए, क्योंकि हो सकता है इस वजह से आपका एक आधा टॉपिक छूट जाए, बट देन अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो लॉन्ग रन में भी आपको हेल्प करेगा. एज वेल एज अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ गया या कुछ घुमा के कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो उस क्वेश्चन को आंसर करने में भी आपको तभी हेल्प होगी अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं. तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए. अब हम आ जाते हैं हमारे स्टेजेस पे. फर्स्ट है रीड इंस्ट्रक्शंस. हमेशा बुकलेट के, क्वेश्चन बुकलेट के इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़िए और समझिए. उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आपको ये पेन यूज़ करना है, दिस दैट एवरीथिंग. तो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़िए. सेकेंड इज़ बी पेशेंट. हमेशा रिलैक्स रखिए, दिमाग अपना शांत रखिए. द रीज़न इज़, हो सकता है आप स्टार्टिंग के जब 10 क्वेश्चंस देखें तो आपको लगे कि अरे इसमें से तो मुझे कुछ भी नहीं आता, बट मिडिल के कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे, एंड के कुछ आते होंगे. एग्ज़ाम में हमेशा कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हमें आता है. ओके, तो अपना माइंड शांत रखिए और पेशेंट रहिए. थर्ड इज़ आंसर एंड मार्क एट द सेम टाइम. जब आप क्वेश्चन पढ़ के और आपको आंसर पता है कि इसका आंसर बी है, तो एट दैट मोमेंट ओनली आप OMR शीट में बी मार्क कर दीजिए. कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर में टिक करते जाते हैं सारे करेक्ट आंसर्स कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, बट सारे मार्क करने के लिए OMR शीट में मार्क नहीं करते और एंड के लिए उस काम को छोड़ देते हैं. तो ऐसा कभी मत करिए. इसके 3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज़ सबकॉन्शियस माइंड इन टेंशन. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा टेंशन में रहता है. हमेशा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता रहता है कि अभी मुझे OMR में मार्क करना है, अभी मुझे OMR में मार्क करना है. तो वो टेंशन एक क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में जो कि हमारे आंसर्स पे इम्पैक्ट करेगा. सेकेंड है सीक्वेंस मिस्टेक. जब हम एक साथ OMR शीट में मार्क करते हैं तो अगर एक भी क्वेश्चन का सीक्वेंस गलत हो गया तो आगे जाके सारे क्वेश्चंस का सीक्वेंस, सारे आंसर्स का सीक्वेंस गलत होता जाएगा. तो हमें आती हुई चीज़ भी हम हमें गलत करके आ जाएंगे और ये कई बार होता है. एंड थर्ड इज़ हैव टू सेव टाइम. अगर हमने ये सोचा है कि भाई मैं लास्ट में जाके OMR फिल करूँगा तो उसके लिए हमें कुछ टाइम सेव करना पड़ेगा. तो वो भी एक टेंशन रहता है जब हम आंसर करते हैं कि मुझे 10 मिनट बचाने हैं क्योंकि मुझे OMR फिल करना है. तो ऐसा कभी मत करिए. जब आप क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कि बी है तो सेम टाइम पे ही OMR में मार्क कर दीजिए. द थर्ड इज़ आंसर ईजी क्वेश्चंस. हमेशा ईजी क्वेश्चंस को फटाफट मार्क कर दीजिए, पहले मार्क करिए. दैट इज़ कि आपको करना सीक्वेंस में ही है. 1 से 100, अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो 1 to 100 ही अटेम्प्ट करने हैं. मगर अगर कोई बीच में क्वेश्चन टफ आ जाता है जिसका आंसर आपको नहीं पता है या आपको उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन को एक बार रीड करके छोड़ दीजिए. उस पर टाइम वेस्ट मत करिए. ओके, जो आपको आते हैं वो फटाफट करते जाइए और जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ दीजिए, टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए. इसके 3 लॉजिक्स हैं. टफ क्वेश्चंस को रीड ओनली. टफ क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ के छोड़ दीजिए और उसमें टाइम वेस्ट मत करिए. इससे क्या होगा, जब आप आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में चलता रहेगा वो टफ वाला क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका आंसर आ जाए. ठीक है, तो टफ क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के छोड़ दीजिए, उसमें टाइम इन्वेस्ट मत करिए.
सबकॉन्शियस माइंड इज़ वर्किंग, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है, तो हो सकता है आपके दिमाग में जब आप बाकी आंसर्स कर रहे हैं तो उसका आंसर आ जाए, एंड मे बी द आंसर इज़ इन सम अदर क्वेश्चन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई थर्ड नंबर पे कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आता है, आपने एक बार पढ़ के उसे छोड़ दिया, आप आगे गए एंड 25th पे कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। तो कभी कभी हमें किसी क्वेश्चन का आंसर हमें हमारी क्वेश्चन बुकलेट में ही मिल जाता है, तो इसलिए उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम इन्वेस्ट मत करिए। नाउ वी मूव ऑन टू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फर्स्ट टिप है अटेम्प्ट विदाउट लुकिंग ऑप्शंस। आप क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन मत देखिए और खुद ही सोचिए कि इसका आंसर क्या होता है, और उसके बाद जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपका जो आंसर है वो उसमें होगा और आप टिक कर दीजिए। क्योंकि अगर हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं तो ऑप्शन हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं। पहले ऑप्शन देखने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ये था या ये था। तो पहले ऑप्शन मत देखिए, पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद आंसर कर पाएँ और उसके बाद ऑप्शंस देखिए। सेकेंड इज़ एलिमिनेट मेथड, जो आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा, एलिमिनेट मेथड, कि आप अगर 4 ऑप्शंस हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एलिमिनेट करिए कि डी इसका आंसर नहीं हो सकता, डी चला गया, अब ए बी सी है, ए बी सी में से सी में ऐसा ऐसा हुआ था तो सी भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, सी चला गया, अब ए बी है। तो ये एलिमिनेट मेथड यूज़ कीजिए। थर्ड इज़ CDM मेथड। CDM मेथड इज़ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी मीन्स कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है बट आपको पता है कि इसे मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा तो था, बट अब आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए, ये सोचने की कोशिश कीजिए कि इसको आपने कहाँ पढ़ा था। क्या आपने इसे किसी बुक में पढ़ा था, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, या आपने कोई ऑडियो सुना था, या कुछ देखा था। तो जब आप उस एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, आपका माइंड उस एनवायरनमेंट में चला जाएगा जहाँ आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा था, तो हो सकता है आप उसका आंसर रिकॉल कर जाएं। तो हमेशा अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कोशिश कीजिए ये सोचने की कि इसे आपने पढ़ा कहाँ था। तो दैट इज़ CDM मेथड, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। नेक्स्ट इज मार्क द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। कैसे कि जब आप सीक्वेंस में आंसर कर रहे हैं, 1 2 3 आपने आंसर कर दिया, 4 आपने नहीं किया है, 5 6 आपने आंसर कर दिया, तो उस 4 पे आप एक छोटा सा मार्क लगा दीजिए क्वेश्चन पेपर में। ओके, कि भाई एक टिक लगा दीजिए कि ये मैं बाद में करूँगा या इस पे मैं बाद में आऊँगा। और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने ही नहीं, आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, आपने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं है, तो उन क्वेश्चन पे एक छोटा सा क्रॉस लगा दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके वापस उन क्वेश्चंस की तरफ आना चाहेंगे जो आपको अब करने हैं, तो आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। 100 क्वेश्चन में से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अरे कौन से नंबर का क्वेश्चन था जो मुझे करना था, या कौन से नंबर का क्वेश्चन है जो मुझे छोड़ देना है। आप डायरेक्ट जिस पे आपने छोटा सा टिक लगाया है, आप डायरेक्ट उस पर आ जाएंगे, ओके ये मुझे अटेम्प्ट करना है। जिस पे आपने क्रॉस लगाया उससे आप देखेंगे भी नहीं कि ये मुझे करना ही नहीं है। तो हमेशा जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको मार्क कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, ताकि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े ये ढूंढने में कि अब आपको कौन से करने। फिफ्थ, अनसीन पैसेज। नाउ ये ट्रिक मैं अपने टाइम पे बहुत यूज़ करती थी, कुछ लोगों के लिए सही होगी, कुछ लोगों के लिए गलत होगी, मेरे लिए सही थी। वो ट्रिक ये थी कि अनसीन पैसेज में से क्वेश्चंस आते थे। एक पैसेज दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर उस पैसेज में हैं। तो कई लोग पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करते हैं। एक्चुअली ये सही तरीका है, बट जो मैं यूज़ करती थी वो ये था कि पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ लेती थी और उसके बाद पैसेज पढ़ती थी। उससे क्या होता था कि जब मैं पैसेज पढ़ रही होती थी तो मेरे दिमाग में वो क्वेश्चंस होते थे जिनको मुझे आंसर करना है, और पैसेज पढ़ते वक्त वो क्वेश्चन का आंसर जहाँ आता था मैं वहीं उसे मार्क कर देती थी। इससे क्या होता था, मेरा बहुत टाइम बचता था। अगर हम पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अब उन क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए हम वापस पैसेज पढ़ेंगे, तो हमारा डबल टाइम इन्वेस्ट हो गया पैसेज को पढ़ने के लिए। वरना अगर हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो पैसेज पढ़ते वक्त ही हम उनके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये है एक टाइम सेविंग मेथड जो मैं यूज़ करती थी। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं तुक्कास पे। अब ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा स्ट्रिक्टली
कि तुक्का हमें तभी लगाना है जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तभी आप तुक्का लगाइए, वरना मत लगाइए। ओके, तो ये जो पार्ट है ये तभी के लिए है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फर्स्ट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव या एक्सेप्ट दिस। अगर ऑप्शंस में कोई ऑप्शन है जिसमें है कि ऑल ऑफ द अबव, या आता है कि नन ऑफ द अबव, या आता है कि ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट दिस, या नन ऑफ द अबव एक्सेप्ट दिस, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो पॉसिबिलिटी है कि वही सही आंसर होगा। ओके, तो हमेशा अगर ये चीज़ आती है आंसर में तो आप इसे टिक कीजिए। सेकेंड इज अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को अवॉइड कीजिए। कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर है 2, 3, 4, 13, तो 13 बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू है, इन तीनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो उस 13 को अवॉइड कीजिए। 2, 3, 4 में से ही कोई आंसर है। द रीज़न इज़ एग्जामिनर हमेशा हमें कंफ्यूज करना चाहता है, तो जो 2, 3, 4 है ये कंफ्यूजिंग नंबर्स हैं, इनमें से कुछ हो सकता है। 13 एक्सट्रीम वैल्यू है, तो एक्सट्रीम वैल्यू को अवॉइड कीजिए। थर्ड इज़, जो कि एक ऑथर है विलियम पाउंडस्टोन, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस पे उन्होंने रिसर्च किया है तुक्कास पे कि हमें कब कब कैसे कैसे हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। तो उस पर ये 2 चीज़ें दिखाई गई हैं जो मैं बता देती हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और हम जब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एंड में जाके हम किसी एक ही ऑप्शन को टिक कर देते हैं। सब में हम लगा दिया सी 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 या डी 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 कि इसमें से कुछ तो सही हो ही जाएगा। तो इस बुक के अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी, अगर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो ऑप्शन बी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सही हो, 28% चांसेस होते हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमें तुक्का लगाना है और किसी एक अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट करना है उस तुक्के के लिए, तो हमें ऑप्शन बी सेलेक्ट करना चाहिए। एंड लास्ट इज़ ट्रू। अगर ट्रू एंड फॉल्स का कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको ये ट्रू एंड फॉल्स में से कुछ आंसर करना है, तो 90% चांसेस होते हैं कि वो ट्रू ही होता है। इट इज़ दिस 2 थिंग्स, ऑप्शन बी एंड ट्रू, इज़ अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो इन्होंने रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ऑप्शन बी ज़्यादातर सही होता है एंड ट्रू एंड फॉल्स में ट्रू ज़्यादातर सही होता है। तो ये हो गई तुक्कास की बात। तो दिस इज स्मार्ट वर्क, जिसे यूज़ करके आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स, तुक्कास और स्टेजेस तभी वर्क करेंगे जब आपने एक्चुअली पढ़ाई करी होगी। तो पढ़ाई तो हमें करनी ही है, बट स्मार्टली आंसर करना है। So this is it for today's video. Hope this will help in your exams. If you like it, please like it, share it, subscribe to my channel and hit the bell icon. Till then, all the best. Keep learning. Bye bye.